आजादी पाई, बल्कि यह भी तय किया कि हम अपने नियम कानून खुद से बनाएंगे। मैं कुछ और बातें हैं जो साझा करना चाहूंगा। तो मैंने ये बात बोली कि भारत का संविधान किसी ऐसा नहीं किसी एक मौके पर, ये 1947 के बाद अचानक से बना दिया गया, नहीं, बल्कि पूरी आजादी की लड़ाई के दौरान ये चलता रहा डिस्कशन कि हम कैसा संविधान बनाएंगे। इसके निर्माण की प्रक्रिया पे आते हैं, इसी में आपको आरक्षण की बात समझ में आ जाएगी। जी सर। आपको मालूम है कि जब महात्मा गांधी ने 1922 में सबसे पहले हमारे बापू महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने साल 1922 में ये अंग्रेजों से मांग की थी कि भारत का राजनीतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, मतलब हमारी राजनीति कैसे होगी, हम अपना देश कैसे चलाएंगे, ये हम स्वयं बनाएंगे। कानून आयोग, सुधारों के प्रस्ताव और गोलमेज परिषदों के बाद भारत में ये भावना जम गई कि बिना किसी हस्तक्षेप के हम अपना संविधान बना सकते हैं। और 1922 से आगे चल करके साल 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखी। पहले हमें मांग रखना पड़ता था क्योंकि अंग्रेजों का शासन था हमारे ऊपर, तो ये मांग रखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से कि कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस नहीं, आजादी के आंदोलन वाली कांग्रेस जिसके नेता महात्मा गांधी थे, जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, जिसमें तमाम समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले नेता थे, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये मांग की गई कि हमें संविधान सभा चाहिए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र और लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करते हैं। और ये प्रस्ताव भी दिया गया कि हम बिना किसी बाहरी मदद के या बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हम अपना संविधान बनाएंगे। उसके बाद जब ये बात तय हो गई कि अब अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, तब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नव निर्माण की रूपरेखा तय करने के लिए स्वतंत्र भारत का संविधान बनाए जाने की बात या प्रक्रिया शुरू होती है। तो साल था 1946 और यहां से शुरू होती है संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, और ये जाती है दिसंबर 1949 तक। आप देखिए 3 साल का मोटा मोटा वक्त है, 1946 से 1949 तक एक बहुत सघन डिस्कोर्स चलता है, बहुत सघन वाद विवाद होता है लोगों के बीच में, और हम अपना संविधान दिसंबर 1949 में बना लेते हैं, जिसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया जाता है। और जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया था और ये भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर लिया था। भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है और 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो रही है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका है। संविधान किन लोगों ने बनाया? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उस संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अकेले थे, या कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि भाई वहां पर भारत का विविधतापूर्ण समाज है। विविधतापूर्ण समाज से मेरा मतलब भारत के समाज में अलग अलग मजहब यानी धर्म, और मजहब के भीतर भी अलग अलग जाति, इसके अलावा अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जब हम लोगों ने भारत के लोगों ने भारत का संविधान बनाया, तो उसमें 30 सदस्य अनुसूचित जाति के थे। जिस जाति से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्वयं आते हैं, उस जाति से उनको मिलाकर के टोटल 30 सदस्य थे। 12 महिलाएं थी, उसमें वकील थे, बड़े बड़े वकील थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्वयं वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी बड़े वकील थे। उसमें पारसी
समाज के लोग थे, आंग्ल भारतीय, ईसाई समुदाय के भी लोग थे। अगर हम तुलना करें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त हमको लगा इस संविधान को बनाने में, लेकिन अगर हम तुलना करें इसकी किसी और संविधान से, ये कितना महत्वपूर्ण है समझना। जैसे जापान, मैं पढ़ रहा था कि जापान का जो संविधान था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 के आसपास, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ कुछ तकरीबन 24 या 25 अमेरिका के लोग थे जो बैठे और उन्होंने 7 दिन के भीतर जापान का संविधान लिख करके दे दिया। देखिए, ये समझना है, उस दौर में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में, उसी दौरान भारत की भी आजादी की लड़ाई चल रही थी। तो जापान का संविधान किसने बनाया? अमेरिका के लोगों ने। जिस देश के लोगों ने जापान पे बम डाला, परमाणु बम डाला, जिससे तमाम हानियां हुई, तमाम लोग मारे गए, तो अमेरिका ने ही जापान को एक तरीके से तबाह किया। और अमेरिका के ही कुछ लोगों ने मिल करके, 24 या 25 लोगों ने मिल करके 7 दिन के भीतर उनको उनका संविधान लिख के दे दिया कि भाई अब आप अपना देश इस हिसाब से चलाइए। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ। भारत ने बिल्कुल शुरू से ही मना कर दिया था कि हम अपने संविधान को बनाते वक्त किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। तो साल 1945 या 1900 उसी दौरान जापान पे बम गिर रहा है, जापान का संविधान अमेरिका बना के दे रहा है, लेकिन बिल्कुल ठीक उसी वक्त भारत आजाद हो रहा है और भारत के केस में या भारत के मामले में ब्रिटेन ऐसी कोई भी कोशिश नहीं कर सकता। तो इस बात से हमें अपने संविधान की, हमें उन लोगों की अहमियत को समझना चाहिए जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा। यहीं से हमें महात्मा गांधी जी की अहमियत को समझना चाहिए कि महात्मा गांधी का होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने साल 1922 में ही कह दिया था कि हम किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, वरना 1945 में जिस तरीके का अमेरिका का दबाव जापान पे था, वह चाहते तो वैसा ही कुछ दबाव भारत के ऊपर बना लेते निश्चित तौर पे। तो यहाँ से भी हमें महात्मा गांधी की अहमियत को समझना चाहिए और उन सभी की अहमियत को समझना चाहिए जो लोग भारत की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। संविधान सभा में खूब डिबेट हुआ। तकरीबन 8 खंड हैं जो भारत सरकार ने पब्लिश किए, जिसमें संविधान सभा की बहसों को संकलित किया गया और वह 8 खंड तकरीबन 10,000 के मिलते हैं, 10,000 रुपए के आते हैं। और आप अगर कभी उसको देखें तो पाएंगे कि हर एक मसले पर खूब बहस हो रही है। कौन से शब्द संविधान में रखे जाएं, कौन से शब्द संविधान में ना रखे जाएं, इस बात पे भी बहस हुई। हर एक शब्द पे बहस हुई। हमारे देश की भाषा कैसी हो? देखिए, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, उर्दू है, और उस समय फारसी भी हुआ करती थी। फारसी भी बहुत प्रचलन में थी। बांग्ला है। इस तरीके से तमाम उड़िया है, तमाम भाषाएं हैं। तो ये भाषा का जो प्रश्न था, राज्यों का प्रश्न आया। उसके बाद धर्म के आधार पे जो बंटवारा है, भारत धर्म के आधार पे बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था और अभी भी तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग भारत में रह रहे थे। तो उनकी सुरक्षा कैसे हो? फिर भारत का जो बहुसंख्यक धर्म है यानी हिंदू धर्म, इसमें जो जाति व्यवस्था है, इसमें जो निचली, पिछड़ी या वंचित तबके की जो जातियां हैं, इनको कैसे आगे लाया जाए, इन सब की चिंता संविधान में की गई और इस सब के लिए खूब सारी बहस हुई। एक बहस ये भी हुई कि हम जब लोकतंत्र बनेंगे तो हम लोगों को वोट देने का अधिकार देंगे, है ना। आप सभी लोग देखते होंगे कि भाई चुनाव होता है और हमारे घर के बड़े वोट देने जाते हैं। भाई आपके घर के बड़े वोट देने जाते होंगे अगर आप बच्चे हैं। तो ये भी बहस हुई कि वोट देने का अधिकार किसे दिया जाए और किसे ना दिया जाए। कई लोगों ने कहा कि चूंकि वोट देने से सरकार बनती है तो सिर्फ वोट देने का अधिकार उन्हीं लोगों को दीजिए जो पढ़े लिखे हैं। और कई लोगों ने कहा नहीं, चूंकि सभी लोग भारत के नागरिक हैं, सभी लोग भारत के नागरिक हैं, सभी इसको अपनी भारत माता कहते हैं,
तो इस भारत की जो सरकार बनेगी, कभी भी जो भारत की सरकार बनेगी, इसको चुनने का अधिकार सभी के पास होना चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने पढ़ाई की है या नहीं की है। तो ये अलग अलग बहसें हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि सार्वभौमिक मताधिकार होगा, मतलब सभी लोगों को वोट देकर सरकार को चुनने का अधिकार होगा। आपसे आपकी पढ़ाई वोट देते वक्त नहीं पूछी जाएगी। तो ये भी संविधान सभा इस तरीके की बहुत महत्वपूर्ण बहसें हुई। अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने है। हमें अपने संविधान की बहुत महत्ता को समझना चाहिए। अमेरिका का उदाहरण हमारे सामने है। अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट है, मतलब वहां पर कुछ लोग हैं जो काले वर्ण के हैं, जो अफ्रीका से वहां पर गए, और कुछ व्हाइट हैं, मतलब श्वेत हैं, जो यूरोपियंस थे। तो जब अमेरिका, जो खुद को इतना प्रगतिशील और इतना लिबरल मानता है, हम जब उनके इतिहास को टटोल कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि अमेरिका जब आजाद हुआ तो उसके तकरीबन 80 सालों के बाद उसने काले लोगों को, यानी अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। काले और गोरे की समस्या अमेरिका में कुछ कुछ वैसी ही है जैसी भारत में अलग अलग जातियों की समस्याएं हैं। दलित और सवर्ण या उच्च वर्ण के लोगों की जो समस्याएं हैं कुछ कुछ वैसी ही हैं, मोटा मोटा आप समझ सकते हैं। बच्चों, अगर आपने फिल्में देखी होंगी तो उसमें देखा होगा आपने गोरे अंग्रेज और फिर ब्लैक हीरोज भी आजकल आप देखते होंगे। तो अमेरिका जब आजाद हुआ उसके 80 साल उसे लगे यह तय करने में कि काले लोग भी उस देश के नागरिक हैं और उन्हें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन हम आजाद हुए, जिस दिन हमने अपना संविधान बनाया, उसी दिन हमने अपने देश के हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार दे दिया। और ज्यों ही आपने वोट देने, ज्यों ही हमारे लोगों ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, इसका मतलब हम इस देश की सरकार को चुनने में साझीदार हो गए। ठीक है। अब ये सोच के देखिए कि अगर आपके गांव में या आपके शहर में सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट देने को मिले और आपको वोट देने को ही ना मिले, तो ये कितना अजीब लगेगा आपको। तो ये जो वोट देने का अधिकार हम लोगों को मिला, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इस पे बहुत बहस हुई। इसके बाद आरक्षण पे, जब हम आरक्षण की तरफ आते हैं उससे भी पहले हमें बाबा साहेब के रोल को समझना होगा कि बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कौन थे, वह क्या कर रहे थे, आजादी की लड़ाई के दौरान वह क्या कर रहे थे, और उनका ये जो आरक्षण है ये क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होना चाहिए, तमाम जो सवाल आते हैं बीच में, इस पे मैं आऊंगा। फिलहाल ये बात तो तय हो गई कि भाई बहुत सारी बहसों के साथ संविधान बना, हमारे अपने लोगों ने बनाया, संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने बनाया, और जो उसके बाहर थे उन लोगों ने भी इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी दी, और उसके बाद हम लोगों को जाकर के ये संविधान मिला। मैंने बोला ये बात कि भारत की आजादी सिर्फ ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने किसी कागज पे, जैसे आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता ने एक चैनल पे कह दिया कि भारत को आजादी लीज पे मिली है। ये अभी हाल में बहुत वायरल हुआ था वीडियो। एक राजनीतिक दल, इतने मूर्ख एक ही दल में हैं जिसकी सरकार चल रही है आजकल, है ना। तो उस दल की एक प्रवक्ता ने एक चैनल पे ये कह दिया कि भारत को आजादी लीज पे मिली है और 99 साल के बाद जो ब्रिटेन है जिससे हमने आजादी ली थी वह उस लीज को खत्म कर देगा और हमारी आजादी चली जाएगी। ये बिल्कुल बेवकूफी भरी, बहुत मूर्खतापूर्ण भरी बात है। भारत को आजादी लीज पे नहीं मिली थी, भारत ने अपनी आजादी लड़ करके हासिल की थी। उस आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी थे, जिन्होंने उस पूरी आजादी की लड़ाई को लीड किया, और उनके उनके साथ में बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग उनके मुख्तलिफ विचार के भी थे, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी आते हैं, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग भी आते हैं। लेकिन अगर आप संपूर्णता से देखें तो उस आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता निर्विवाद रूप से महात्मा
गांधी ही थे। तो ये बात अगर आप में से किसी बच्चे के दिमाग में घर कर गई हो कि भारत को आजादी लीज पे मिली है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कोई सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ था, हम आजाद मुल्क बने थे और हम आज भी आजाद हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारत के संविधान को मैंने बोला कि भाई 1922 में महात्मा गांधी जी ने बात कह दी, फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर 1949 से लेकर के दिसंबर 46 से लेकर 1949 के बीच में संविधान बना। इसकी मांग बहुत पहले से होती रही और इस पर कुछ काम भी बहुत पहले से शुरू हो चुका था। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने साल 1919 ओके, साल 1919 में जब ब्रिटेन के लोग भारत सरकार अधिनियम तैयार कर रहे थे एक समिति के माध्यम से, तो साल 1919 में ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस समिति के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस समिति के सामने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि दलितों और दूसरे वंचित धार्मिक सामाजिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन और आरक्षण की वकालत आरक्षण होना चाहिए। साल 1919 में उन्होंने कहा था। और उसके बाद साल 1919 के बाद ही, अगर आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन भारत आता है। पूरे देश में उस साइमन कमीशन का विरोध होता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के पास जाते हैं और उस कमीशन में फिर से यही बात रखते हैं कि दलितों, दूसरे वंचित धार्मिक और सामाजिक लोगों के लिए पृथक निर्वाचन होना चाहिए। पृथक निर्वाचन का अभी मैं मतलब समझाऊंगा। यहीं से आरक्षण की बुनियाद पड़ती है। एक छोटा सा टॉपिक से अलग जाकर के मैं बता दूं कि आप सभी लोगों ने छत्रपति साहू जी महाराज का नाम सुना होगा। छत्रपति साहू जी महाराज को ये कहा जाता है कि वह भारत में आरक्षण के जनक हैं। तो सवाल ये है कि आरक्षण है क्या, साहू जी महाराज किस तरीके से आरक्षण के जनक हैं, पृथक निर्वाचन की मांग क्या है और किस तरीके से पृथक निर्वाचन की मांग के फलस्वरूप भारत के संविधान में आरक्षण शामिल होता है। ये 4 सवाल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमें समझना चाहिए। अभी हाल ही में कक्षा 7 के कुछ बच्चों को पढ़ाते वक्त मेरे सामने भी यही सवाल आया कि भाई आरक्षण को कैसे समझाया जाए छोटे बच्चों को। तो मैंने एक बहुत आसान सा उदाहरण लिया कि भाई मान लीजिए मैं आपकी क्लास का टीचर हूं और मैं गणित पढ़ाता हूं। अब क्लास में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसको गणित समझ में आती है और एक बच्चा ऐसा है जो गणित में थोड़ा सा कमजोर है। तो अगर मैं शिक्षक हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, किसी भी वजह से पढ़ने में कमजोर है, उसको मैं थोड़ा सा अलग से और आसान भाषा में समझाऊं। वरना क्या होगा, अगर हम सिर्फ पढ़ा के निकल आएंगे तो जो बच्चा तेज है वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो बच्चा तेज नहीं है वह गणित समझ नहीं पाएगा। और अगर गणित या कोई भी विषय अगर वो समझ नहीं पाया तो उसका इस्तेमाल भी वह नहीं कर पाएगा, वो कमजोर रह जाएगा। और कमजोर होने की जो कसक है वह जीवन भर उसके दिल में रहेगी। तो अगर मैं एक अच्छा शिक्षक हूं तो मेरी जिम्मेदारी ये है या मेरा कर्तव्य ये है कि जो थोड़ा सा कमजोर बच्चा है उस पर हम अलग से ध्यान दें। अब ज्यों ही मैं उसके ऊपर अलग से ध्यान देने जाऊंगा तो वो तेज वाला बच्चा मुझसे शिकायत करेगा कि भाई फीस तो हम दोनों ने आपको बराबर दी थी, लेकिन आपने वक्त कमजोर वाले को ज्यादा दिया। वो तेज वाला बच्चा मुझसे शिकायत करेगा ना कि भाई आपने उसको वक्त ज्यादा दिया। तो यहीं से ये जो वक्त ज्यादा देने की बात है, आप इसी को मोटा मोटा आरक्षण की भूमिका के तौर पर समझ सकते हैं। ये जो शिकायत की बात मैंने कही उसका जवाब ये है कि हमें हर वक्त कोई ना कोई एक पक्ष चुनना होता है। ठीक है, कोई ना कोई एक पक्ष चुनना होता है। तो जैसे एक अध्यापक के तौर पे मैंने ये तय किया कि जो कमजोर बच्चा है
उसको मैं कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त समय दूंगा। अब जब मैं उसको अतिरिक्त समय दूंगा तो होगा क्या, उस कमजोर बच्चे को भी अमुक विषय भली भांति समझ में आने लगेगा, ठीक है, और वह भी अच्छे बच्चे या तेज जो बच्चा है उसके साथ चल पाएगा क्लास में, है ना। तो मैंने अपना पक्ष तय किया कि मैं कमजोर को अपना वक्त अलग से दूंगा। आप इसे हिंदी भाषा में सकारात्मक पक्षधारिता कह सकते हैं। सकारात्मक क्यों? क्योंकि ज्यों ही मैंने उसे अपना वक्त एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू किया तो उसकी गणित में या उसका जो भी विषय मैं पढ़ा रहा हूं उसमें धीमे धीमे सुधार होने लगेगा, है ना। भाई हम पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा तो उसमें सुधार होने लगेगा। इसका मतलब इससे मेरे वक्त देने से जो रिजल्ट निकल के आया वह उस बच्चे के लिए पॉजिटिव है। भाई उसने सब्जेक्ट सीख लिया ना, तो ये सकारात्मक है। और पक्षधारिता ये क्योंकि मैंने उस कमजोर बच्चे का पक्ष लिया था। तो एक अभिभावक के तौर पर या एक अध्यापक के तौर पर हमने अपने वक्त में से कुछ एक्स्ट्रा टाइम उस कमजोर बच्चे को निकाला, कमजोर बच्चे के लिए निकाला और उसे विषय को समझने में मदद की। तो मेरा ये जो रोल होगा इसको बोलेंगे पॉजिटिव एफिलिएशन या सकारात्मक पक्षधारिता का रोल। और इसी को आप प्रचलित भाषा में आरक्षण कह सकते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने यह व्यवस्था की कि उनके राज्य में जो गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उन लोगों को साहू जी महाराज अलग से मदद किया करते थे। भाई वो राजा थे तो वो अलग से मदद किया करते थे। तो एक तरीके से मदद करने को ही सकारात्मक, गरीब बच्चों की मदद करने या गरीब लोगों की मदद करने के लिए वह अपना पक्ष चुनते थे। तो वहां से आरक्षण निकल के आता है। जब भारत आजाद हुआ, भारत को चलाने के लिए नियम कानून बनाए जाने लगे, तो ये बात कही गई कि भाई जो लोग पिछड़े हैं, पिछड़े का मतलब जो शिक्षित नहीं है, जैसे किसान, कुम्हार, नाई, धोबी या जो साफ सफाई का काम करने वाले लोग हैं, या जो घुमंतु लोग हैं, जो जो घूमते हैं इधर उधर, आदिवासी, जो लोग शिक्षा में नहीं हैं, उनके लिए एक अभिभावक के तौर पर, एक गार्जियन या एक बड़े मुखिया के तौर पर हमारे सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह उनके लिए अलग से कुछ व्यवस्था करे। ये बात कही गई और लोगों ने इसको बहुत सराहा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई ठीक है, हमारे देश का हर नागरिक हमारा अपना भाई है, हमारी अपनी बहन है, और कोई भी नागरिक अगर किन्हीं भी वजहों से पीछे रह जाता है तो हमें एक अच्छे समाज के तौर पर उसको आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो भारत के संविधान में यहीं से नींव पड़ती है आरक्षण की। अब आरक्षण ऐसा नहीं है कि ये जो बात निकल के आई ये सीधे सीधे संविधान को बनाते वक्त ही आ गई, नहीं। आरक्षण की मांग या विशेष प्रावधानों की जो मांग है वह एक लंबे समय से चल रही थी, और इसमें सबसे मुखर आवाज जो हुई वह डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। इसीलिए हम सभी लोग बाबा साहब की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के उन बच्चों की बात की, उन लोगों की बात की जिनकी बात, जो अपनी बात स्वयं नहीं कह सकते थे क्योंकि वह शिक्षित नहीं थे। इनकी बात को महात्मा गांधी जी ने आवाज दी। कई बार लोग कहते हैं गांधी जी को बाबा साहब से लड़ाने की कोशिश करते हैं और वो बोलते हैं कि ये दोनों लोग बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, बाबा साहब भी भला चाहते थे लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे। ये गलत बात है। महात्मा गांधी जी को जैसे जैसे ये समझ में आता गया, दलितों की और आदिवासियों की और पिछड़े वर्ग की समस्याओं के बारे में जैसे जैसे उन्हें समझ में आता गया, वैसे वैसे वह अपना जीवन
इन्हीं विषयों की तरफ ले जाने लगे। और जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया 1934 में, उसके बाद से उन्होंने पूरा जीवन अपना दलितों के उद्धार में लगा दिया। और मैं एक कोट भी दूंगा आपको, जो महात्मा गांधी जी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आंदोलन के बाद कहते हैं। आप उस कोटेशन के बाद ये समझेंगे कि महात्मा गांधी जी दलितों के उद्धार के लिए या अनुसूचित जाति जनजातियों के उद्धार के लिए कितना गंभीर थे और कितने चिंतित थे। तो जब साइमन, अब फिर से मैं आता हूं विषय पे, आरक्षण की एक छोटी सी समझ मैंने देने की कोशिश की। साइमन कमीशन क्या था? अंग्रेजों ने सोचा कि हम भारत को प्रस्ताव देते हैं कि भाई हम आपके लिए नियम कानून बनाए दे रहे हैं। देखिए, सारी लड़ाई नियम कानून की थी। जैसे मैं अगर आपके घर पे कब्जा कर लूं, ठीक है, और वहां रहूं ना, लेकिन मैं ये लिख के दे दूं कि भाई आप अपने घर में कैसे रहेंगे, आप अपने घर में टीवी किस कमरे में रखोगे, फ्रिज किस कमरे में रखोगे, खाना कहाँ खाओगे, तो वो आपका घर नहीं हुआ ना, वो तो मेरा ही घर हुआ। जैसे किराए के घर पे, जब आप किराए के घर पे रहते हैं तो कहीं भी कील नहीं लगा सकते हैं, कोई भी सामान इधर से उधर नहीं कर सकते, वरना मकान मालिक आपको परेशान करेगा। जो आपका अपना घर होता है उसमें आप कुछ भी करिए। किराए के घर में तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि रात में 10 बजे के बाद आप जा भी नहीं सकते। क्या कोई मेहमान आपके घर नहीं आ सकता? मुझे याद है, मैं दिल्ली में रहता था तो मेरी मकान मालकिन मुझसे कहती थी कि भाई आपका कोई मिलने वाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की कमी है, और कोई अगर मिलने आएगा तो उसको बाथरूम यूज नहीं करने देना है। तो वो मेरा घर नहीं था ना, क्योंकि वो मेरी मर्जी से नहीं चल रहा था। जबकि मेरे घर में आप मुझसे मिलने कभी भी चले आइए, या मैं अपने घर में रात में 10 बजे क्या 11 बजे आऊं, 12 बजे आऊं, सुबह 5 बजे चला जाऊं, तो मेरे घर में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो नियम कानून की ही सारी लड़ाई थी। अंग्रेज ये चाहते थे कि ठीक है, आप अपने देश में शासन कीजिए, लेकिन नियम हमारा मानिए। और लोगों ने ये मानने से क्या किया? इनकार कर दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, देश हमारा तो नियम भी हमारा, और नियम जिन किताबों में लिखे जाएंगे उसका नाम होगा संविधान, वो संविधान भी हमारा। ठीक है। तो साइमन कमीशन भारत सरकार को चलाने के नियम को बनाने के लिए आया था, इसीलिए गांधी जी ने और तमाम राष्ट्रवादी नेताओं ने उसका विरोध कर दिया। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। वह साइमन कमीशन के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई भारत में बहुत भेदभाव है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, इसलिए भारत के जो वंचित तबके हैं इनके लिए आप आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। उस दौरान जब आजादी की लड़ाई चल रही है तो लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस कदम के लिए उनकी बहुत आलोचना करते हैं, उन पे बहुत गुस्सा होते हैं कि भाई आपने तो एक तरीके से गद्दारी की, हम लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं, और आप जाकर के उसी साइमन कमीशन से मिल आए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का कहना यह था कि मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप सुन या समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे अंग्रेजों के पास जाना पड़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है। मैं उनके पास जाऊंगा उन्हें अपनी बात सुनने और समझाने के लिए। हो सकता है जब मैं वहां जाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि जो मेरी बात है वह कितनी महत्वपूर्ण है। और सच में बाबा साहेब की बात महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह इस देश के एक बहुत बड़े वंचित तबके की बात कर रहे थे। और यही वजह है कि बाबा साहेब ने भी आजादी की लड़ाई में, अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद हम सभी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम सभी उनका सम्मान करते हैं और उन्हें राष्ट्रभक्त मानते हैं। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया और ना ही कोई बहुत महान काम किया, लेकिन आज की तारीख में वो बैठ करके सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, तो बाबा साहेब सबसे पहले साइमन कमीशन के पास गए। अब आते हैं साल 1932, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। गोलमेज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, इसमें एक तरफ अंग्रेज बैठते थे और एक तरफ भारत के कुछ लोग बैठते थे। फिर ये बातचीत होती थी या वाद विवाद होता था। भारत के लोग अपनी मांगे रखते थे और अंग्रेज सुनते थे, क्योंकि वही हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो जब 1932 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने कहा कि जो अछूत हैं, अछूत का मतलब जिनको छुआ नहीं जाता, भारत के समाज में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अछूत कहा गया है ना,
जो अछूत हैं उनको पृथक निर्वाचिका यानी अलग इलेक्टोरल राइट देने की बात को मान लिया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे रैमसे मैकडोनाल्ड। उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड का मतलब था कि जो अछूत हैं, दलित मुख्यतः, और जो वंचित हैं उनके लिए अलग इलेक्शंस होंगे। इसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यानी कि दलित समुदाय, भाई आज की तारीख में इसे बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों को साथ में रख के सोचना होगा, समझना होगा। जैसे आज कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, किसी भी, चाहे कितना रुपया पैसा हो या गरीब हो, या फिर किसी भी जाति से आता हो, सबको एक वोट का अधिकार है। एक ही बार आप ईवीएम पे बटन दबा सकते हैं। लेकिन साल 1932 में जब कम्युनल अवार्ड का घोषणा हुआ, कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, रैमसे मैकडोनाल्ड ने की, तो उन्होंने दलितों को और वंचितों को 2 वोट का अधिकार दे दिया। यानी भारत में कुछ लोगों के पास 2 वोट का अधिकार आ चुका था। इस साल 1932 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद हो गया। अब आप कहेंगे 2 वोट से, जैसे एक जगह से कोई एक प्रत्याशी खड़ा हुआ सांसद या विधायक बनने के लिए, हम सभी गए, एक एक बार अपना वोट दिए। पृथक निर्वाचिका में क्या था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया गया, जिसमें से 1 वोट वह दलित जाति के ही उम्मीदवार को देते और दूसरा वोट वो सामान्य उम्मीदवार को दे सकते थे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बात रखी गई कि भाई दलितों के साथ और वंचित तबकों के साथ बहुत अन्याय होता है। लोग उनका छुआ खाते नहीं है, लोग उनको क्लास में पढ़ने नहीं देते, लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, इवन उनको साथ में पानी नहीं पीने की इजाजत थी। तो इस इतने अपमान और इतने अन्याय की वजह से उन्हें कुछ स्पेशल, कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं चाहिए थी, जिसे रैमसे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचिका के तौर पे दिया। तो 2 वोट का अधिकार दे दिया। अब जब ये निर्णय हो रहा था, उस समय गांधी जी पूना की यरवादा जेल में थे। गोलमेज सम्मेलन जब हुआ द्वितीय, उस समय महात्मा गांधी जी पुणे की यरवादा जेल में थे। जैसे ही गांधी जी को पता चलता है कि रैमसे मैकडोनाल्ड ने भारत के दलितों और वंचितों को 2 वोट का अधिकार दे दिया है, गांधी जी इसके खिलाफ आमरण अनशन पे चले जाते हैं पुणे की यरवादा जेल में। यहीं से भारत के आरक्षण की नींव पड़ रही है, इसलिए हमें इस घटना को समझना होगा। और लोगों के बहुत सारे विचार हैं। कई लोग कहते हैं कि ये जो पूना पैक्ट हुआ उसमें गांधी जी ने गलत किया, या बाबा साहब के साथ धोखा हुआ, या वो सही था। तो इस सही और गलत का निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं निरपेक्ष कि क्या हुआ था। तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने भारत के दलितों को और वंचितों को 2 वोट का अधिकार दे दिया। गांधी जी को जब ये पता चलता है तो गांधी जी पुणे की यरवादा जेल में आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं। और जैसे जैसे महात्मा गांधी जी का अनशन आगे बढ़ता है, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उनकी तबीयत जब बिगड़ने लगती है तो तमाम दूसरे नेता परेशान होने लगते हैं। वह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से कहते हैं कि भाई आप गांधी जी से बात कीजिए। क्यों बात कीजिए? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ही तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 2 वोट का अधिकार लेकर के आए थे गोलमेज सम्मेलन से। तो डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भाई आप जाइए और गांधी जी से बात कीजिए, उनके पक्ष को भी जानने की कोशिश कीजिए कि वह क्या कहना चाहते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महात्मा गांधी जी से मिलने पुणे की यरवादा जेल में जाते हैं और गांधी जी स्पष्ट रूप से 2 मत के अधिकार का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि सभी के पास एक मत ही होना चाहिए, एक ही वोट का अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं मानते हैं। बहुत दिनों तक ये बात चलती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मतलब जैसे आज गए, फिर कल गए, फिर परसों गए, रोज वहां जाते थे, रोज डिबेट होता था, डिस्कशन होता था। गांधी जी अपना पक्ष रखते थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अपना पक्ष रखते थे। और उसी के साथ साथ गांधी जी का चूंकि अनशन चल रहा था तो उनकी तबीयत भी लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। तो इस पूरी जद्दोजहद और कश्मकश के बाद
दोनों ही पक्ष, महात्मा गांधी और बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर, 24 सितंबर 1932 को एक समझौते पे पहुंचते हैं। चूंकि वह समझौता पूना शहर में हुआ था, इसलिए इतिहास में उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें टोटल 9 बिंदु थे। 9 बिंदुओं में यह तय होता है कि जो केंद्रीय यानी सेंट्रल है और जो प्रांतीय है यानी स्टेट, भाई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो पूना पैक्ट में यह तय होता है कि सेंट्रल और स्टेट जो इलेक्शन होंगे या जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, उसमें कुछ सीटें दलितों और वंचितों के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। मतलब कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां पर सामान्य वर्ग का कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा हो सकता। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे लखनऊ के बाहर जो मोहनलालगंज विधानसभा है, लोकसभा, सॉरी, मोहनलालगंज लोकसभा को आरक्षित किया गया है। मतलब मोहनलालगंज लोकसभा से जब भी कोई इलेक्शन लड़ेगा, वह दलित या वंचित तबके का व्यक्ति ही होगा। वहां से कोई सामान्य या कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ये पूना पैक्ट से निकल के आया। कुछ लोग ये कहते हैं कि पूना पैक्ट में दलितों के साथ धोखा हुआ। इसको भी हमें नंबर से समझना चाहिए। जब कम्युनल अवार्ड दिया गया, यानी 2 वोट का अधिकार दिया गया, तो वहां पर जो स्टेट विधानसभाएं थी, विधानमंडल थे, उसमें सिर्फ 71 सीटें आ रही थी। मतलब दलितों के लिए सिर्फ 71 सीटें आ रही थी। जबकि पूना पैक्ट के बाद प्रांतीय विधानमंडल में 148 सीटें आई। तो अंग्रेजों ने जो डबल वोट का अधिकार दिया था, उससे महज 71 सीटें आ रही थी। जबकि महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बाद जब समझौता होता है, तो प्रांतीय विधानमंडल में तकरीबन 148, 70 का लगभग दोगुना 140 होता है। तो आप देखिए 140 यानी दोगुने से ज्यादा सीटें तब मिलती हैं जब बाबा साहेब और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट का समझौता होता है। तो अब मैं ये निर्णय आप पे छोड़ता हूं कि पूना पैक्ट में दलितों के साथ या बाबा साहेब के साथ धोखा हुआ या न्याय हुआ। मेरी समझ से तो ये न्याय हुआ, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या महत्वपूर्ण है और हर तरीके से 148 71 से बड़ी संख्या है। 148 की संख्या गांधी जी और अंबेडकर जी के समझौते के बाद आई और 71 की संख्या रैमसे मैकडॉनल्ड ने जो प्रस्ताव दिया था उस हिसाब से आई। तो पूना पैक्ट एक बेहतरीन समझौता था जो गांधी जी और बाबा साहेब के बीच में हुआ, और उसके बाद दलितों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ संख्या के हिसाब से। तो फिर यहां से 2 वोट का अधिकार बाबा साहेब को छोड़ना पड़ा। मतलब बाबा साहेब को अपनी 2 वोट के अधिकार की मांग को छोड़ना पड़ा और संयुक्त निर्वाचिका की मांग हुई, यानी कि जो स्थान रिजर्व किया गया वहां पर सभी लोग मिल करके दलित प्रतिनिधि को ही चुनेंगे। जैसे मैंने बताया कि मोहनलालगंज लोकसभा जो है वह आरक्षित है। ये इसका इतिहास पूना पैक्ट से जुड़ता है। तो मोहनलालगंज लोकसभा, सॉरी, वह आरक्षित है। अब उस लोकसभा से हमेशा दलित उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है और वहां रहने वाले सभी लोगों को, फिर वो चाहे सवर्ण हो या पिछड़े वर्ग के लोग हों, कोई भी व्यक्ति होगा, उसे दलित व्यक्ति को ही अपना सांसद चुनना होगा। ये है पूना पैक्ट के बाद निकल करके आया। अच्छा, पूना पैक्ट में ही कुछ और बातें भी कही गई। ये तो हुआ राजनीतिक मामला। पूना पैक्ट में ही ये बात कही गई कि जो लोक सेवाएं हैं यानी सिविल सर्विसेज, जैसे IAS, उस समय तो ICS हुआ करता था, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बता दूं कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, IPS, या फिर कह लीजिए तमाम और नौकरियां, जैसे लेखपाल की परीक्षा आप लोग देखते हैं, SI की परीक्षा देते हैं, अध्यापकों की परीक्षा देखते हैं, है ना। जितनी भी तमाम परीक्षाएं होती हैं उसमें वंचित और दलित तबके के लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये भी पूना पैक्ट का है। पूना पैक्ट में जो 9 समझौतों के बिंदु आए थे, उसमें एक बिंदु ये भी था। एक तो था रिजर्वेशन इलेक्शंस में, दूसरा ये भी था। साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई पूना पैक्ट में
कि जो दलित और वंचित समाज के बच्चे हैं, जिन्हें पहले अस्पृश्य यानी अछूत माना जाता था या कहा जाता है था, अब उनके साथ सार्वजनिक जगहों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई दलित बच्चा क्लास में पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ने दिया जाएगा, वह कुएं से पानी पीना चाहता है तो उसे कुएं से पानी पीने दिया जाएगा, वह सड़क पे चलना चाहता है तो उसे सड़क पे चलने दिया जाएगा। तो ये पूना पैक्ट के बाद से निकल के आई बातें, और यही बातें बुनियाद बनती हैं जब आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा है, तो उसमें आरक्षण के तौर पर इन्हीं बातों को एक तरीके से दोहराते हुए विस्तार दिया गया। तो पूना पैक्ट को समझना और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से आरक्षण निकल के आ रहा है। साल 1945 में जब बाबा साहब ने एक फेडरेशन का निर्माण किया, उसका नाम था अनुसूचित जाति फेडरेशन। उसके लिए उसमें उन्होंने एक लेख लिखा, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, उनकी एक किताब भी है इस नाम से, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। उस लेख में उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के लिए क्या क्या सुरक्षा उस समुदाय को चाहिए, ये बहुत विस्तार से बाबा साहब ने लिखा। मैं फिर से नाम दोहरा देता हूँ, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। तो बाबा साहब ने अपने उस लेख में बहुत विस्तार से ये लिख दिया था कि भारत में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको कौन कौन सी सुरक्षाएं अपनी सरकार से, अपने समाज से चाहिए। तो ये जो ऐसा कहा जाता है कि ये जो 1940 में ये जो किताब लिखी गई, ये जो लेख लिखे गए, दरअसल इन्हीं लेखों के ऊपर चल करके भारत का संविधान आगे बनता है। ठीक है, मैंने बताया कि ऐसा नहीं था कि साल 1946 से 1949 के बीच में 2 साल 11 महीने के दौरान को बहस होती है और संविधान बन जाता है। नहीं, संविधान बनने की और संविधान बनाने की जो पूरी जद्दोजहद है वो बहुत पुरानी है। 1922 में गांधी घोषणा करते हैं कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ये मांग करते हैं कि भारत की संविधान सभा होनी चाहिए। 1919 में डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। फिर 1939 में रैमसे मैकडोनाल्ड उसको मान लेते हैं, फिर पूना पैक्ट होता है। तो इसको बनाने की, संविधान को बनाने की और संविधान में क्या क्या होना चाहिए, इस सब की बात बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही है। बाबा साहब डॉक्टर पी.आर. अम्बेडकर ये कहते थे कि दरअसल भारत का जो समाज है यह खुद में बहुत जटिल है। इसमें जो जो सामाजिक भेदभाव हैं, जाति के नाम पर जो भेदभाव हैं, यह भारत की उन्नति के एक तरीके से शत्रु हैं, जो जातियों में बटा हुआ समाज है। तो बाबा साहब कहते थे कि भाई जब तक इस देश के सभी लोगों का, फिर वो चाहे किसी भी जाति के हों, कोई भी भाषा बोलने वाले हों, या अलग अलग लिंग के, जैसे पहले तो स्त्री और पुरुष था, बाद में उसमें ट्रांसजेंडर भी जुड़ गए। तो बाबा साहब का ये कहना था कि अलग अलग जाति, अलग अलग मजहब, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग लिंग के लोगों का जब तक विकास नहीं होगा, जब तक वो सभी मुख्य धारा में नहीं आएंगे, जब तक सभी शिक्षित नहीं होंगे, जब तक सभी नौकरियां नहीं करेंगे, तब तक भारत की तरक्की संभव नहीं है। ये बात डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे। और वो कहते थे कि चूंकि भारत के समाज में हमेशा से कुछ लोगों को पढ़ने की आजादी नहीं, या पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, इसीलिए उनके साथ उनकी सुरक्षा का, उनकी उनकी शिक्षा के प्रबंध की जिम्मेदारी भारत के संविधान को, भारत की सरकार को अलग से लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर कोट करता हूँ बाबा साहब का, कि बाबा साहब कहते हैं कि जो अधिकार हैं वह कानून के माध्यम से संरक्षित नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई कानून बना दिया और उसी से ह्यूमन राइट्स या अधिकार संरक्षित हो जाएंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जाएगी। कोई भी अधिकार समाज की सामाजिक और नैतिक चेतना से संरक्षित होते हैं। यदि सामाजिक चेतना उन अधिकारों को मान्यता देने के लिए तत्पर होती है जो कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तभी अधिकार सुरक्षित होंगे। मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पर दहेज का कानून, अब सरकार ने या संसद ने यह नियम बना दिया कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए,
लेकिन समाज ने क्या इसे माना? नहीं माना। आज भी शादियों में दहेज का लेन देन जारी है। तो इस बात या स्त्रियों की शिक्षा का सवाल आप देख लीजिए। जैसे कानून में तो है, संविधान में तो है ये बात कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन आप किसी भी, आज भी आप किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे शहर के किसी भी स्कूल कॉलेज में चले जाइए, तो अमूमन वहां पर किसी भी कक्षा में लड़कों की संख्या आपको लड़कियों की संख्या से ज्यादा दिखेगी। हमेशा ये होता है। आप कोचिंग में पढ़ते हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप एक बार आप ये चीज देख सकते हैं। जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान तो कहता है कि भाई लड़के लड़की सभी को पढ़ने की बराबरी होनी चाहिए सभी को। तो ये बात बाबा साहब कहते थे कि आप कानून से अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर सकते जब तक समाज ये तय नहीं करता कि नहीं, ये कानून सही है और हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि सड़क पे, जब आप सड़क पे चलते हैं तो सड़क दो हिस्सों में बटी होती है, एक आने वालों के लिए और एक जाने वालों के लिए, है ना? तो समाज ने ये तय कर लिया कि सभी जाने वाले एक तरफ चलेंगे और वापस लौटने वाले दूसरी तरफ चलेंगे, इसलिए सब उसको मानते हैं। उसी तरीके से हर कानून के साथ, जैसे सभी ने ये तय कर लिया कि जब रेड लाइट होगी चौराहों पर तो हमें रुकना होगा, येलो होगी हम तैयार हो जाएंगे और ग्रीन होते ही हम निकल जाएंगे। हालांकि कुछ लोग बदमाशी भी करते हैं, है ना? तो बाबा साहेब इस बात को कहते थे कि जब तक समाज यह तय नहीं करेगा कि उसे कोई कानून मानना है या नहीं मानना है या नहीं मानना है, तब तक आप कानून बना करके सिर्फ अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहेब कहते थे कि भाई भारत का समाज, तो वो जानते थे कि भारत का समाज तो इन सब चीजों को नहीं मानेगा, वह दलितों को पढ़ने की बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वह इस बात पे अड़े रहे और इस बात पे लगे रहे कि भारत के दलितों को और पिछड़े और वंचित तबके के लोगों को पढ़ने के अधिकार की जिम्मेदारी भारत की सरकार और भारत की संसद की होनी चाहिए। ना सिर्फ शिक्षा की, बल्कि इनको रोजगार देने की भी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि वो जानते थे पढ़ जाएगा तो फिर नौकरी कोई नहीं करने देगा। क्योंकि ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव समाज के बीच में है, इसको कानून बना करके ठीक नहीं कर सकते। ये कोई सड़क पे चलने वाला मसला नहीं है। तो इसलिए वो बहुत जोर दे रहे थे कि संसद और सरकार यह जिम्मेदारी ले, और खासतौर से संविधान यह जिम्मेदारी ले कि वह उन लोगों के पक्ष में खड़ा होगा, यानी वह सकारात्मक पक्षधारिता की भूमिका को तय करेगा उन लोगों के पक्ष में जो शिक्षा से वंचित हैं, जो रोजगार से वंचित हैं। और यहीं से बात निकल के आई आरक्षण की। यही यही आरक्षण बना। तो बाबा साहेब ने सिर्फ कानून बना करके नहीं छोड़ा, उसे सरकार के विवेक पे नहीं छोड़ा, उसे समाज के विवेक पे नहीं छोड़ा, बल्कि संविधान में ये शामिल करा दिया कि हमारा संविधान यह जिम्मेदारी लेता है कि वह वंचित, शोषित, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के पक्ष में ठीक उसी तरह खड़ा है जैसे एक अध्यापक के तौर पर मैं अपनी क्लास के कमजोर बच्चे के साथ खड़ा था। ये बात बाबा साहेब ने संविधान में शामिल करा दी, और इस बात के लिए भी हमें उनका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत ऋणी होना चाहिए। कई लोग ये तर्क देते हैं आरक्षण पे कि अब हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, या आरक्षण महज 10 वर्षों के लिए था, या जिन लोगों ने रुपया कमा लिया है उनके बच्चों से आरक्षण को ले लिया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे तर्क आते हैं। यहां पर 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। देखिए, आरक्षण, एक तर्क ये भी आता है कि भाई आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था। ऐसा नहीं था कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। एक बार मुझे याद है बहुत पहले संदीप भाई से मैंने पूछा था कि भाई गरीबों के लिए ही आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए, तो संदीप भाई ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि बिल्कुल गरीबों के लिए आरक्षण होना चाहिए, और भारत के केस में गरीबी जाति के समानुपाती है।
मतलब भारत में जो गरीबी है वो बहुतायत में जाति के समानुपाती है। मतलब जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो घुमंतु और विमुक्त हैं, अगर आप इनकी संख्या को देखेंगे तो ये पाएंगे कि ये ज्यादा गरीब हैं बनिस्बत उच्च वर्ग के लोगों के। इसलिए भारत में जातिगत आरक्षण को स्वीकार किया गया और जातिगत आरक्षण की भूमिका को बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि सवर्णों में गरीब नहीं है, वहां भी गरीब हैं। उनके लिए सरकार अलग से प्रबंध करती आई है, जैसे स्कॉलरशिप का इंतजाम करना और बाकी चीजों का इंतजाम करना। लेकिन जो जातिगत आरक्षण की बात है वह इसलिए क्योंकि उनके लोग शिक्षा में नहीं थे, उनके लोगों के पास रुपया नहीं था, उनके लोग समाज की तमाम धाराओं से बिल्कुल गायब थे। और ये गारंटी आज भी कोई नहीं ले सकता कि अगर दलित व्यक्ति है और वो उसके पास अच्छा पैसा है, फिर भी लोग उसके साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे। हमने देखा था कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब मंदिर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जब जाते हैं, तो उन्हें मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया। तो आप देखिए भाई, रामनाथ कोविंद जी के पास किस चीज की कमी थी? वह तो देश के प्रथम नागरिक थे। यही संविधान बताता है कि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, लेकिन उन्हें मंदिर नहीं जाने दिया गया था। तो भारत में जो जातिगत भेदभाव है, जब तक यह रहेगा तब तक भारत के संविधान को उस भेदभाव को महसूस करने वाले समाज के साथ खड़े होकर के उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी या गारंटी देनी होगी। और यह काम जो भारत का संविधान उस वंचित तबके के पक्ष में खड़ा होता है, जिसको मैं सकारात्मक पक्षधारिता कहता हूं, यही आरक्षण है। और जब तक भेदभाव रहेगा तब तक यह आरक्षण की व्यवस्था यूं ही चलती रहेगी। ये बात कुछ लोग कहते हैं कि भाई जिन लोगों ने पैसा कमा लिया है अब उनके बच्चों से आरक्षण वापस ले लिया जाना चाहिए। यहां पर भी वही चीज लागू होती है कि भारत में जो आर्थिक या रुपया पैसा है, यह बराबरी की बात नहीं करता, ये बराबरी की गारंटी नहीं देता। अभी मेरे एक बहुत पुराने मित्र हैं प्रोफेसर रमाशंकर सिंह, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि भाई इस समय मंदी का दौर है, तो जब मंदी आई है तो सभी के पास से रुपया जा रहा है, तो ये सबके लिए समान समस्या है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, रुपया का आना और रुपया का जाना सब भारत में सभी के लिए समान समस्या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि भाई जैसे 4 लोग हैं, मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या दलित, ये 4 लोग हैं। इन चारों के पास 100 रुपया है, ठीक है, या ये चारों की आर्थिक हैसियत अच्छी है। अब जब रुपया जाएगा और चारों को समाज में बराबर इज्जत मिल रही, क्योंकि बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया जगहों पे खाना खाते हैं, बढ़िया जगह घूमते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। वो कह रहे थे कि मान लीजिए, आप फर्ज कीजिए कि चारों एक दिन गरीब हो जाते हैं किसी दुर्घटना की वजह से, कुछ हो जाता है ऐसा, या देश में आर्थिक मंदी आ गई, नोटबंदी और जीएसटी जैसे बेवकूफी भरे कदम उठा लिए गए और लोगों की जेब से पैसा निकल गया, उनका धंधा तबाह हो गया। तो वो कह रहे थे कि अब आप फर्ज कीजिए या सोच के देखिए कि जब ब्राह्मण के पास से पैसा जाएगा तो वो क्या होगा, वह एक गरीब ब्राह्मण बनेगा। जब क्षत्रिय के पास से पैसा जाएगा तो वह एक गरीब क्षत्रिय बनेगा। और जब दलित की जेब से पैसा जाएगा तो वह एक गरीब दलित बनेगा। अब तीनों गरीब हो गए। अब तीनों के बीच में जो ऊंच नीच होगी वह वापस से जाति के आधार पे ही हो जाएगी। यानी ब्राह्मण कहेगा मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय कहेगा ठीक है ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ है लेकिन मैं दलित से श्रेष्ठ हूं, मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ हूं। तो जब ये जो आर्थिक संपन्नता है, यह भारत में सामाजिक बराबरी की गारंटी नहीं देती। इसलिए रुपये पैसे को हम बराबरी का आधार खासतौर से भारत में नहीं मान सकते। इसलिए यह कहना कुछ मायनों में गलत है कि जिन लोगों ने रुपया पैसा कमा लिया है उनके बच्चों से हमें आरक्षण को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरी अपनी भी एक समझ है, मेरी अपनी भी एक बात है। ये बात ठीक है कि रुपया चला जाएगा तो गरीब ब्राह्मण हो जाएगा और दलित गरीब दलित हो जाएगा, और ज्यों ही दलित गरीब होगा उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन मेरी अपनी समझ और है, मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं। पहली चीज, निश्चित तौर पे भारत में सामाजिक गैर बराबरी है और ये बहुत खतरनाक है, ये देश को तोड़ने वाली है। लेकिन फिर भी
हमें इस हमें एक इसका इवैल्यूएशन करने का वक्त आ गया है। भाई देश की आजादी को 70 साल से अधिक हो गए, हमें जरूर पीछे मुड़ करके ये देखना चाहिए कि जो व्यवस्था हमने की थी आजादी के दौरान, आरक्षण की जो व्यवस्था की थी, क्या वह व्यवस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हुई या नहीं। ये जरूर हमें करना चाहिए इवैल्यूएशन। विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते हर तरीके के इवैल्यूएशन पर मेरा विश्वास है। अगर यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को यानी सामाजिक गैर बराबरी को मिटाने में सक्षम हुई है तो अच्छी बात है, और हमें फिर उससे ये अंदाजा लग जाएगा कि हमें इसको आगे कितने और दिन कंटिन्यू करना है। अगर यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हुई तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि इसमें ऐसी कौन सी खामियां रह गई हैं। हम 21वीं सदी में है, सूचना प्रौद्योगिकी के वक्त में है, विज्ञान ने हम लोगों को घेर लिया है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि हमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन करना चाहिए कि 75 साल की इस पूरी यात्रा में हमारा दलित, वंचित, पिछड़े समाज का व्यक्ति या समाज पूरा का पूरा आज कहां पर खड़ा है और कितने दिनों तक हमें इस आरक्षण की जरूरत पड़ने वाली है, या अगर सामाजिक गैर बराबरी नहीं दूर हो रही है तो इसकी वजहें क्या हैं और उन वजहों पर हमें काम करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गई वह सार्वजनिक क्षेत्रों में की गई थी, सार्वजनिक उपक्रमों में की गई थी। अब सर भाई जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अलग से कुछ वो दे करके उसमें नौकरियां मिल जाया करती थी। अब सरकार इस स्तर पे उतर आई कि वो उन उपक्रमों को ही बेचती चली जा रही है। तो सवाल ये है कि जब वह सार्वजनिक उपक्रम नहीं रहेंगे, जब रेलवे किसी को नौकरी नहीं देगा, जब पब्लिक सेक्टर की नौकरियां नहीं रहेंगी, तो ये जो लोग हैं ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो आरक्षण की बात है नहीं। तो इन लोगों की नौकरियों का जो एक बड़ा संकट आने वाला है या आ चुका है, उसका जवाब भी हमें खोजना होगा। एक और बात, एक टीचर होने के नाते मैंने बहुत बार महसूस किया कि बच्चे मुझसे बहुत शिकायत करते हैं। जैसे किसी अमुक परीक्षा का फॉर्म आया तो वह सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए यदि 2000 का है तो पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 1500 का है और दलित वर्ग के बच्चों के लिए 500 रुपए का ही है। साथ ही साथ कट ऑफ का एक सवाल आता है। बच्चे कहते हैं कि सर 100 नंबर का इम्तिहान है, या नीट को मान लीजिए 700 नंबर का इम्तिहान है, कुछ 100 नंबर का कोई इम्तिहान है। तो जनरल कैटेगरी का बच्चा मुझसे कहता है कि सर मुझे तो 95 नंबर लाने पड़ते हैं सिलेक्शन के लिए, लेकिन रिजर्व कैटेगरी को 95 से कम यानी ओबीसी अगर है तो 90 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, और दलित अगर है तो 70 नंबर पे ही हो जाएगा, और आदिवासी है तो उससे भी कम में हो जाएगा। तो वो कहता है कि सर इम्तिहान तो सेम है लेकिन फीस उनसे कम ली जा रही है और नंबर, उनको नंबर में भी छूट दी जा रही। तो ये बच्चों के मन में ही शिकायत आती है। तो एक अध्यापक होने के नाते मैंने ये बहुत महसूस किया, और उनकी शिकायत जायज भी है क्योंकि उन बच्चों को समझ नहीं है। भाई वो साइंस पढ़ करके आए हैं, वो टेक्नोलॉजी पढ़ के आए हैं, या वो अपना पढ़ के आए, उन्हें समाज की इस गैर बराबरी की इतनी समझ नहीं है। तो कई बार मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, वही उदाहरण देता हूँ जो संदीप जी ने हमको दिया या हम लोगों को समझाया, कि भारत में जो गैर बराबरी, जो सामाजिक गैर बराबरी है या जो गरीबी है, यह जातिगत है। और दूसरी चीज, जैसे दूसरी संपदा का मैं उदाहरण देता हूं कि भाई सिर्फ रुपया का होना या जमीन का होना ही संपदा नहीं है, आपकी कल्चरल कैपिटल भी होती है, सांस्कृतिक संपदा भी होती है। जैसे मेरे पिता अच्छी नौकरी करते थे, वह मुझे पढ़ाने में सक्षम थे, मेरी बहन विदेश में पढ़ रही है, तो मेरे बच्चों के पास सांस्कृतिक संपदा है। वह बचपन से देख रहे हैं कि उनके घर का एक सदस्य विदेश में साइंस की पढ़ाई कर रहा है, वह बचपन से देख रहे हैं कि उनके पिता जो है इस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वह अपने आप पढ़ने के प्रति प्रेरित होते चले जाएंगे। इसकी गुंजाइश है कि वह प्रेरित होते चले जाएंगे। या ऐसे समझिए कि जैसे मेरे एक मित्र हैं शिवम दीक्षित, उनके ताऊजी डॉक्टर हैं, उनकी ताई भी डॉक्टर हैं, तो उनके 2 बच्चे हुए और वो दोनों भी डॉक्टर बन गए। स्वाभाविक था क्योंकि उन्होंने बचपन से इस संपदा को देखा था। लेकिन
वही फर्ज कीजिए दलित समाज का कोई बच्चा है जिसके पूरे रिश्तेदारी में या पूरे घर परिवार या पूरे गांव में उसने जीवन में एक भी डॉक्टर नहीं देखा, तो सांस्कृतिक पूंजी के नाम पर उसके पास शून्य है। उसके लिए डॉक्टर बनना या डॉक्टर बनने का सपना देखना कितना कठिन है। इस वजह से हमारा संविधान, हमारी सरकार और हमारा जो समाज है, नागरिक समाज है, यह तय करता है कि वह ऐसे बच्चों के पक्ष में जाकर के खड़े होंगे, ऐसे बच्चों के पक्ष में जाकर के खड़े होंगे जो जिन्हें सपने देखना भी बहुत कठिन है। तो इसीलिए उन बच्चों की फीस को कम रखा गया, उन बच्चों के लिए कट ऑफ को कम रखा गया कि वह सपना देखें और थोड़ी सी कोशिश करके ही वह अपना सपना पूरा कर सकें। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आरक्षण स्वयं में बहुत जटिल विषय है, इस पे बोलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे डिबेट के टॉपिक रहते हैं। एक आखिर बात मैं कह करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जब संविधान बना तो दलित समुदायों को, आदिवासी समाज के लोगों को उसी समय आरक्षण दे दिया गया। पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने में तकरीबन 40 साल का वक्त लगता है। 1992 में मंडल कमीशन आता है और मंडल कमीशन के बाद पिछड़ों को आरक्षण की बात की जाती है। अब आरक्षण में जो जातियां हैं या जो वर्ग हैं, उनमें भी तमाम वर्ग ऐसे हैं जहां पर आरक्षण जैसी स्कीम का या आरक्षण जैसी सुविधा का लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है। जैसे पिछड़े वर्ग में ही तमाम लोग ऐसे हैं, निषाद हैं, प्रजापति। हम सब दिवाली मना रहे हैं, अपने अपने घरों को हम दियों से रोशन करेंगे, और मैं सोच रहा था प्रजापति समाज के या जो कुम्हार हैं, कुम्हारों के बच्चों के बारे में सोच रहा था या कुम्हारों के बारे में सोच रहा था कि वह जब दिया बेचते हैं तब उन्हें आय होती है, वह जब घड़ा बेचते हैं तब उन्हें आय होती है, उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। अब आप सोचिए कि उनके लिए कितना मुश्किल है अपने बच्चों को पढ़ाना, और उन तक आरक्षण का लाभ अभी भी नहीं पहुंच पा रहा है। इसके साथ ही मैं सोचता हूँ घुमंतु और विमुक्त समुदायों के बारे में, नोमैड्स के बारे में, जिन्हें अंग्रेजों ने पैदाइशी बदमाश घोषित किया था, गुंडा जिन्हें घोषित कर रखा है, और भारत आजाद होने के बाद आज भी अंग्रेजों की बनाए उस नियम को मानता है। तो ये जो घुमंतु विमुक्त समाज के लोग हैं, यह भी दलित, महादलित वर्ग से आते हैं। इनके पास भी आरक्षण जैसी सुविधा का आज तक शायद ही कोई लाभ पहुंचा हो उस अनुपात में जिस अनुपात में कुछ जातियों के पास पहुंचा है। तो यही बात मैं कह रहा था कि हमें आरक्षण को क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना चाहिए कि इस आरक्षण को देने से कितना फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ, और यह करने के लिए हमें जातिगत जनगणना की आवश्यकता महसूस होती है कि जब जातिगत जनगणना होगी उस समय हमें क्लियरली ये पता चल जाएगा कि किन जातियों के लोगों को कितना आरक्षण का फायदा पहुंचा और कितना नहीं पहुंचा। साथ ही साथ हमें यह पता चल जाएगा कि भारत में सामाजिक गैर बराबरी या भारत के समाज में जो गैर बराबरी की ये जो गंदी आदत है, इसका स्तर क्या है और इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे। हम भविष्य के लिए कई नीतियां और कई नियम बना पाएंगे। ये एक कठिन विषय था आरक्षण, और मैंने बहुत टूटी फूटी कोशिश की इस विषय पे बोलने की, इसको समझाने की। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं माफी चाहूंगा, और मैं इन्हीं सब बातों के साथ आज के अपने उसको खत्म करूंगा, संबोधन को खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई का, और बहुत बहुत शुक्रिया सोशलिस्ट पार्टी के तमाम लोगों का कि मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, आपने आरक्षण जैसे जटिल सवाल को कितना आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किया, और आरक्षण की बुनियाद से लेके आरक्षण की पॉलिसी की जो समस्याएं हैं, जो समाज के द्वारा चुनौती है, या फिर लोगों के सोच में जो आरक्षण का विवाद है, बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है, और इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी लार्जर ऑडियंस के लिए,
हमारे 2000 से ज़्यादा सोशलिस्ट पार्टी के सब्सक्राइबर हैं फेसबुक के ऊपर, और छोटे-छोटे पार्ट में आपके ये वीडियो लोगों के द्वारा पहुँचाया जाएगा। आपने बहुत अच्छा कहा थैंक यू। कि 21st सेंचुरी में हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी, तकनीकी। तो आपका ये विचार बहुत ही सरल, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक आपकी बात पहुँचे। मैं यही कहूँगा कि आपका संदेश पहुँचे, क्योंकि आपका ये संदेश सारे लोकतंत्र प्रेमियों का संदेश है, जो डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो एक स्टेट नहीं है, एक प्रोसेस है। 70 साल से भी ज़्यादा हमारे अंदर डेमोक्रेटिक मूल्य नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मूल्य नहीं है। बाबा साहब कहा करते थे कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन मूल्य के कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इतना ही कह के मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया अदा आपका करना चाहूँगा कि आपने छोटे समय में, कम समय में बहुत अच्छे तैयारी के साथ अपना वक्तव्य दिए। इसके लिए मैं बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमिताभ बुच्च जी भी हैं, तो मैं आग्रह करूँगा अमिताभ बुच्च जी से कि आप अपना कुछ सुझाव दें। हाँ जी, मैंने तो मेरा सुझाव दे दिया, और मैंने ये भी सजेशन दिया कि यूट्यूब पे आ जाए। आपने बोला कि यूट्यूब पे आपका है, जी, जी, उसको तो हम प्लीज़ उपलब्ध उसकी, करवा यूट्यूब हाँ, पे। क्योंकि इतना अच्छा था। एक्चुअली मैं बहुत समय से ये सोच रही थी कि मुझे आरक्षण के पर, क्योंकि बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आरक्षण अभी नहीं चाहिए, अभी इट शुड गेट ओवर, ऐसे बहुत सारे लोग उसका आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैंने थरली सुना। बहुत कम लेक्चर्स में थरली सुनती हूँ, क्योंकि वो घिसे पीते होते हैं। ये बहुत ही या इंफॉर्मेटिव था, एंड ही इज एन एक्सेलेंट टीचर। थैंक यू। हाँ, बहुत ही सरल भाषा में, और बहुत। मुझे क्या है हैरान सर आपका नाम? मैं रणदीप कुमार गौतम हूँ, और संदीप भाई के साथ काफ़ी समय से जुड़ा हुआ। पेशे से मैं समाज शिक्षक हूँ, और सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी से। पर मुझे लगता है ऐसे लेक्चर हम रेगुलर इंटरवल पे करें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिस पर ऐसा क्लियर